पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरीके से आपका प्रोग्राम जब बातें करते हैं खुल्लम खुल्ला और आपको बताते हैं जो कोई और नहीं बताता। और आज हमारे सामने एक चैलेंज है, एक चुनौती, इसको बंद कर दीजिए। वो चैलेंज ये है कि आपके सामने हम ईरान का इतिहास भी, प्रेजेंट भी और भविष्य भी सब 35 मिनट में कैसे रखें, लेकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको यह भी बताना है कि आज ईरान का भारत के साथ कनेक्शन क्या है और हमारे लिए जो कुछ ईरान में हो रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसलिए हमारे यहाँ ईरान की इतनी बात हो रही है। आप देख रहे हैं आयतुल्ला रहेंगे कि जाएंगे, आयतुल्ला होने का मतलब क्या है, सारी बातें होंगी हमारे साथ प्रोग्राम में। आज एम्बेसडर जेके त्रिपाठी जी आए, बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में आने के लिए। हमारे साथ हैं आरती ठीकू सिंह जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आरती जी, बहुत स्वागत आपका। और मेरे जर्नल के सिवाज हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। सर जैसा मैंने कहा आज चैलेंज है सर, काफी बातें बतानी है, टाइम होगा लिमिटेड, तो मैं जल्दी से शुरुआत में एक प्राइमर दे देता हूं, हम क्या बात करेंगे, फिर डिटेल में उस पर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अपने आप नजर रखिएगा। आपके सबसे पहले इस वक्त की जो ताजा खबर है वो ये बड़ी चर्चा है कि ट्रंप ने कह दिया अनकंडीशनल सरेंडर, उन्होंने पोस्ट किया, मतलब सरेंडर कर दे ईरान, और उसके बाद उन्होंने लिखा हमें मालूम है कहां है ये सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर, कहां छिपे हुए हैं, लेकिन हम उसे मारेंगे नहीं, फिलहाल नहीं मारेंगे, ये भी उन्होंने कहा था। अब उसका जवाब आया है, आयतुल्लाह खमेनी ने एक स्पीच दी है अभी, जिसमें उन्होंने कहा है हम अमेरिका को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर वो इस जंग में उलझा तो उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। और फिर आगे उन्होंने कहा है कि अमेरिकन्स को ये जानना चाहिए कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा और ना माफ करेगा उन लोगों को जिन्होंने ईरान पर हमला करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने आगे कहा है ज़ायनिस्ट एंटिटी, मतलब इजराइल को भी गंभीर परिणाम इसके भुगतने पड़ेंगे। तो वो सरेंडर से तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब अगर आयतुल्लाह खमेनी सरेंडर नहीं करते हैं तो आगे क्या होने जा रहा है, इसका मतलब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर ईरान की नहीं है, यह तस्वीर इराक की तस्वीर आएगी आपके सामने भी। इराक में याद कीजिए जब ये दूसरी बार अमेरिका ने वहां पर हमला किया था तो सद्दाम हुसैन रूलर थे और उनके दो बेटे हुआ करते थे, उदय हुसैन और कुसै हुसैन। इनकी जानबूझ के ये तस्वीर हमने लगाई है जो अमेरिका ने जारी की थी इनको मारने के बाद। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्या यही हश्र जो सद्दाम और उनके बेटे का हुआ, आयतुल्लाह और उनके बेटे का भी हो सकता है? क्योंकि चर्चा ये है ना कि अगर आयतुल्लाह चले जाते हैं या आयतुल्लाह मारे जाते हैं तो उनके बाद कौन आएगा? तो उनके बाद जिन लोगों की चर्चा हो रही है उसके अंदर सबसे बड़ा नाम है आयतुल्लाह खमेनी के बेटे का, जो खुद एक धर्मगुरु हैं, शिया धर्मगुरु हैं, और इनका नाम है मुज्तबा खोमेनी। मुज्तबा खोमेनी 56 साल के हैं और जिस स्ट्रक्चर को लीड कर रहे हैं इनके पिता, उस पर इनकी एक बड़ी अच्छी पकड़ भी है, रिलीजियस पहलू से भी और दूसरा मिलिट्री पहलू से भी। जो IRGC है वहाँ की, उससे इनके बड़े मजबूत संबंध बताए जाते हैं। इनके अलावा काफ़ी और नाम है, मैं एक नाम की और चर्चा करूँगा, सादिक अली लारिजानी। ये पूर्व स्पीकर हैं और एक बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट बताए जाते हैं खोमेनी के। इनका नाम भी चल रहा है कि ये सक्सेसर होते हैं। मान लीजिए इजराइल और अमेरिका मिलकर मार ही दें या हमला कर दें, घायल कर दें आयतुल्लाह खोमेनी को। और एक नाम जो तीसरा अलग से चल रहा है वो जो इनसे पहले, ईरानियन रेवोल्यूशन से पहले, इस्लामिक क्रांति से पहले जिनका शासन हुआ करता था, रजा पहलवी, शाह रजा पहलवी, उनके बेटे, ये अब अमेरिका में रहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि मेरा गद्दी पे वापस लौटने का वक्त आ गया। ये खुद को क्राउन प्रिंस ऑफ ईरान कहते हैं और इन्होंने एक अपील जारी की है कि ईरानी उठ खड़े हों, तो इनका भी जो है नाम फिलहाल चल रहा है। अब सवाल यह कि आयतुल्लाह हैं क्या, और आयतुल्लाह पर हमला करना या उनको मार गिराना किसी सद्दाम हुसैन को, गद्दाफी को मारने जैसा है क्या, या उससे बहुत बड़ी चीज़ है? पहली बात, गद्दाफी हो या सद्दाम हुसैन, ये धर्मगुरु नहीं थे। आयतुल्लाह शिया दुनिया में जितने शिया रहते हैं उनके आप कह सकते हैं सर्वोच्च लीडर हैं, सुप्रीम लीडर जैसे इनको ईरान में कहते हैं। तो केवल ईरानियों के लिए नहीं, दुनिया भर में जितने शिया हैं, भारत में करीब 2 करोड़ शिया रहते हैं, उन सबके लिए बड़े सम्माननीय, बड़े पूजनीय एक किस्म की शख्सियत हैं ये, और इनके ऊपर हमले का दुनिया भर में बहुत बड़ा असर होने जा रहा है। मैं आपको एक आइडिया भी दे देता हूं, दुनिया के अंदर कितने शिया मुसलमान रहते हैं, आपको उससे अंदाजा लगेगा कि ये आदमी कितना बड़ा आदमी है। तो दुनिया भर में जो मुसलमान हैं उनकी संख्या करीब 160 करोड़ की है, 1 अरब 1.6 अरब, और इनमें से करीब 20 करोड़ से ज़्यादा
शिया हैं, जिनमें ईरान में सबसे ज़्यादा रहते हैं 7 करोड़ के आसपास, भारत में एक एस्टिमेट के मुताबिक 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच हैं, और पाकिस्तान में भी ऐसे ही 2 करोड़ के आसपास शिया बताए जाते हैं। इराक में भी 2.25 करोड़ के आसपास शिया रहते हैं। इसके अलावा तुर्की और यमन में भी हैं। तो आप समझिए दुनिया की 20 करोड़ आबादी जिसको अपना धार्मिक गुरु मानती हो, उस व्यक्ति के ऊपर हमला करना या उसको मारना इतना सरल नहीं होने वाला, जैसा कि आमतौर पर आपको बातचीत में या जो चैटर चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर, उस पर लगता होगा। आयतुल्ला एक धर्मगुरु की पदवी है। ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के लिए आयतुल्ला होना जरूरी है, और ये केवल एक धार्मिक नेता को ही एक वक्त में ये पद मिलता है आयतुल्ला का। और ये जो जितनी व्यवस्था है शासन की वहाँ पर, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, ईरान की सबके ऊपर होते हैं। ये सारी नीतियाँ ये निर्धारित करते हैं, सारी आइडियोलॉजी ये निर्धारित करते हैं। इनके कहे बगैर ईरान में कुछ नहीं होता है, और इसीलिए ये निशाने पर इस वक्त हैं। और इनको चुनने की एक जटिल प्रक्रिया भी है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा ही नहीं है, ऐसा नहीं कि केवल आयतुल्ला हैं और कुछ नहीं। इनके अलावा वहाँ पर एक राष्ट्रपति है जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जो अभी पेजेश्कियान जी हैं, और इनके अलावा एक संसद भी होती है जिसे मजलिस कहते हैं। एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होती है जिसके अंदर 88 मुजतहिद होते हैं, मतलब वो लोग जो धर्म की व्याख्या कर सकते हैं, और यही लोग सुप्रीम लीडर को चुनते हैं। तो मतलब अगर इन आयतुल्ला को कुछ हो जाए तो इनके बाद ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स अगला आयतुल्ला चुनेगी। और इसके अलावा एक काउंसिल ऑफ गार्जियन होता है, ये बड़ी पावरफुल बॉडी होती है जिसमें 12 लॉ एक्सपर्ट्स होते हैं। इनका काम है सुप्रीम लीडर की इच्छा, उसकी विल को एग्जीक्यूट करना। तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वहां की पॉलिटिक्स का। क्या एक झटके में आप सब कुछ उखाड़ के फेंक सकते हैं? पिछले 45-46 साल से जिस रिजीम में या जिस सियासी और धार्मिक और सामाजिक ढांचे में ईरान जी रहा है, क्या उसको आप एक झटके में खत्म कर सकते हैं? ये सवाल है। तो ये इतना आसान सरल भर नहीं है सर कि आपने कहीं बम मारे और आपने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बर्बाद कर दिया। पहले तो लोग कह रहे हैं आप वो भी नहीं कर सकते, और फिर खामेनेई को हटाना और इनके दशकों के शासन के असर को हटाना, ये इतना आसान तो नहीं होगा। जी देखिए सौरभ, ऐसा है कि 45 साल से ऊपर हो गए हैं ईरान में ये धार्मिक क्रांति हुए, 1979 में हुई थी। तो इस 45 साल का मतलब 2 पीढ़ियाँ इस दौरान पैदा हुई और जवान हुई, और इन 2 पीढ़ियों को एक, जिसको आप कहते हैं ना कि स्टॉकहोम सिंड्रोम, कि आप एक ऐसी स्थिति में रहते हैं जब आप एज होस्टेज हैं और आपको कैप्चर करने वाला जो है, धीरे धीरे आप उसके प्रति सहानुभूति करने लगते हैं। तो जब 2 पीढ़ियों ने नहीं देखा है कोई वैसा शासन, 2 पीढ़ियों ने धार्मिक कट्टरता वाला शासन देखा है और उसमें जी रहे हैं, तो उनके मनोविज्ञान को, उनके मन को इतने तुरंत बदलना कोई बहुत आसान बात नहीं होगी। क्योंकि आपने देखा है, लोग कहते हैं कि हाँ भाई वहाँ यूथ नाराज हैं। हाँ, लेकिन कितने यूथ नाराज हैं? कुछ महिलाओं को छोड़ के जिन्होंने आज़ादी की मांग उठाई, लिबरेशन की मांग उठाई है, उनको छोड़ करके मुझे नहीं लगता कि उन पुरुषों की संख्या ज़्यादा होगी जो आयतुल्ला के शासन के खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई होगी। हाँ, विपक्षी खेमे हैं, लेकिन वो आपस में बटे हुए हैं और वो एक मत नहीं है। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ देखिए, आयतुल्ला मतलब आयतुल अल्लाह, अल्लाह की बात कहने वाला, अल्लाह की बात, वो कि जो बोलते हैं, तो ये शिया में वो कहा जाए तो वो अल्लाह बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं उनके। ऐसे आदमी को आप, जो टेररिस्ट नहीं, ईरान में देखिए टेररिज्म नहीं हुआ ऐसा, ईरान में फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इराक जब डिसरे में आया, अनारकी हुई, तो वहाँ कई आतंकवादी संगठन उभर आए सद्दाम के बाद। हाँ। इसमें आईसिस भी था। हाँ, ऐसी सिचुएशन यहाँ नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन यहाँ नहीं आनी चाहिए। यहाँ सिचुएशन, और वो भी सिचुएशन नहीं आएगी जैसे रजा पहलवी के बेटे कह रहे हैं कि हमारा हक है, क्राउन प्रिंस। वहाँ एकदम से इधर से सीधे इस साइड में नहीं आ पाएगी सिचुएशन। हाँ, ये हो सकता है, मुझे लग रहा, अगर खुदा न खास्ता आयतुल्ला खमेनेई जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो उनके न्यूट्रलाइज होने पे उनके बेटे का भी मुझे नहीं लगता, बल्कि मुझे लगता है कि मसूद पेजेश्कियान जो हैं थोड़ा लिबरल हैं, जो राष्ट्रपति हैं,
शायद उनके लिए अमेरिका भी मान जाए। लेकिन वो इजराइल और अमेरिका की बिडिंग क्यों करेंगे? नहीं, वो तो लॉयल होंगे ना, वो लिबरल है ना, वो कंपैरेटिवली लिबरल हैं। तो तुरंत एकदम तो कंजर्वेटिव से लिबरल तो आप जा नहीं सकते। तो बीच में ये ट्रांजिशन पीरियड में ये हो सकता है। मे बी ये पॉसिबल इसलिए भी सर जो आप कह रहे हैं, बिकॉज कोई अल्टरनेटिव नहीं दिखाई दे रहा। कोई अल्टरनेटिव नहीं, आप हटा दें आयतुल्लाह को, फिर कौन? हाँ, कौन चलाएगा? तो कम से कम अभी नंबर 2 पे राष्ट्रपति हैं। एक पहले ये बताएं कि इनको छुआ जा सकता है कि हम जैसे भी बात की 20 करोड़ शिया दुनिया भर में है जो, और आपने बताया वो मानते हैं क्योंकि अल्लाह की आवाज़ है इनके गले में। भारत में भी 2-2.5 करोड़ लोग इनको मानने वाले हैं कम से कम। देखिए, इनको हाथ लगाना इतना, देखिए हाथ लगाने की जो बात है कि इनकी कोई सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा तो टाइट नहीं अब रह गई है, भले ही वो। मैं रिएक्शन के तौर पे पूछ रहा हूँ सर, इसका रिएक्शन नहीं, रिएक्शन होगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है ट्रंप प्रशासन को? ISIS के बगदादी को और किन किन को उन्होंने मार ही डाला ना। अगर उनके पास रियल टाइम इंटेलिजेंस है वो मार देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। और ट्रंप से तो आप ये कतई उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत सोचे समझे प्लान को करेंगे। वो तो देखिए, अब ट्रंप का क्या है कि वो ये सोच के आए थे, ये प्रोजेक्ट करके आए थे कि पीस मेकर है, हमें नोबेल पीस प्राइज़ मिलेगा। जहाँ युद्ध है उनको ख़त्म करेंगे, जहाँ युद्ध था उनको ख़त्म तो कर नहीं पाए। अब वो क्या कर रहे हैं कि युद्ध शुरुआत कर रहे हैं ताकि उसको ख़त्म करने का श्रेय लें। एक और ऐसी बॉडी है ईरान में सर, अभी हमने पढ़ा तो, जिसके बारे में चर्चा नहीं होती लेकिन वो ट्रंप के क्लोज मानी जाती है, ईरान से जुड़ी हुई। हमने भी बात की तो रज़ा पहलवी की बात होती है, आपने कहा इनके राष्ट्रपति या इनकी ही रिजीम से निकला कोई और व्यक्ति। एक ऑर्गेनाइजेशन है मुजाहिदे खल्क, ये ईरानियन रेवोल्यूशन से पहले की एक संस्था बनी हुई है। और जब रेवोल्यूशन हुआ तो ये लोग इराक चले गए, इससे जुड़े हुए लोग, और उसके बाद जब ईरान इराक की लड़ाई हुई तो इसमें इन्होंने सद्दाम का साथ दिया। तो इस लिहाज से ये बिल्कुल एंटी आयतुल्लाह हैं। अब माना जाता है कि ट्रंप इनको काफ़ी बढ़ावा देते हैं। इनफैक्ट जब ट्रंप की पहली सरकार थी तो उसमें ये जो है शॉर्ट फॉर्म अगर एमी के कर दें मुजाहिद खल्क का, इनकी मीटिंग्स वगैरह में वो अपने फॉरेन मिनिस्टर को भी भेजा करते थे। तो उनको लगता है कि ये जो शाह है रज़ा, उससे ज़्यादा फॉलोइंग इस बॉडी की ईरान के अंदर है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ही माइट हैव अ प्लान कि इनको हटाओ तो किसको इंस्टॉल करो। देखिए सौरभ, पहले तो मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई हिचकिचाहट होनी चाहिए कि यूएस डीप स्टेट का जो रोल पूरी दुनिया में रहा है, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और जब से बनी है डीप स्टेट, वो मिडिल ईस्ट को लगातार डिस्टेबलाइज करने के जो पैंतरे वो इस्तेमाल कर सकते थे वो उन्होंने किए हैं। और सबसे बड़ा इनफैक्ट अगर आपने ही दिखाया अभी इराक वॉर जो दिखाया, और ये कहा गया कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, वो नैरेटिव चलाया, पूरी दुनिया ने मान भी लिया। अमेरिका के जो पूरे लिबरल सेक्शन था, डेमोक्रेट्स थे या रिपब्लिकन्स थे, न्यूयॉर्क टाइम्स था या वॉशिंगटन पोस्ट था, सब ने ये बात मानी। और इराक वॉर, जबकि उस वक्त वॉर ऑन टेरर जो था अफगानिस्तान में चला रहा था 9/11 के बाद अमेरिका, लेकिन वहां से हटके जॉर्ज बुश इराक गए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लेते, लेकिन असल में ना तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था और ना ही अभी जो ये उन्होंने नया नैरेटिव चलाया है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जबकि सच तो ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ये कहना कि एक चीज ऐड कर दो इसमें, ये तो आप नहीं जानते होंगे, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत हैरानी हुई। आयतुल्लाह खमेनी की डिक्री है, आप कहने के लिए एक फतवा, समझने के लिए कह रहा हूं, फतवा वैसे हो सकता है ना हो, मगर इन्होंने अपने सरकार के लिए नियम बनाया है, यू विल नॉट मेक अ न्यूक्लियर वेपन। तुलसी गबार्ड आयतुल्लाह ने बोला है। तुलसी गबार्ड जो डीएनआई है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का जो लास्ट स्टेटमेंट आया था, जो उन्होंने ऑफिशियली दिया, ये कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है, कोई एविडेंस नहीं है। आज की डेट में भी ट्रंप कहे या नेतन्याहू कहे, एविडेंस किसी के पास नहीं है। इंटरनेशनल लॉ सारे तोड़े गए हैं, कोई इंटरनेशनल बॉडी
ची नहीं कर रही, कोई आवाज नहीं निकल रही कहीं से भी। तो यूएस की जो सुप्रीमेसी है, एक जो बुलिंग एटीट्यूड है, जो हेजेमोनिक एटीट्यूड रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में और अब वेस्ट एशिया में, तो जब आप कह रहे हैं कि ये मुजाहिदीनों का एक अलग से ग्रुप है और ट्रंप उनके साथ काफ़ी नज़दीक है, ये कुछ और नहीं हो रहा, ये वही हो रहा है जो पिछले 77 साल से 80 साल से लगातार कॉलोनियलिज्म का एक नया पहलू देख रहे हैं, नया शेप देख रहे हैं। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में एक मुस्लिम कंट्री, एक शिया कंट्री जो अमेरिका की बात नहीं मान रहा है 1979 से, जो स्टेबल है, अपने दम पे है। और अफगानिस्तान में आपने देख लिया, उनके पास तो खाने को कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अमेरिका को 20 साल उन्होंने लड़ाई की और अमेरिका को वहां से शिकस्त होके वजह जो भी है उस पर अभी आ जाएंगे, मगर ट्रंप इन्हें उखाड़ फेंकना चाहते हैं और करेंगे। देखिए, लेकिन ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोलना चाहती हूं कि ट्रंप जिस एजेंडा से आए, ट्रंप का जो ये मागा मूवमेंट बना, वो क्यों बना, उसका कारण क्या था, सोर्स क्या था? उसका कारण ये था कि लगातार अमेरिका के एंडलेस वॉर्स जो हुए, वो इराक में हुआ, वो लिबिया में हुआ, वो अभी सीरिया में भी, जितने भी वॉर्स अमेरिका ने किए, उससे अमेरिकन एम्पायर जो है वो कमजोर हुआ है। अमेरिकन एम्पायर में एक डिक्लाइन हम देख रहे हैं। इतना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो डेट है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने अफगानिस्तान और इराक पे खर्चे, निकला कुछ नहीं, हार के निकले हैं। तो अब जब ट्रंप ने ये कहा अमेरिका में कि वो ये एंडलेस वॉर जो है बंद करेंगे, तो एकदम से एक पूरा जो तबका खड़ा हुआ अमेरिका का, जिनको इन वॉर से कोई फायदा नहीं, उनके ही बच्चे इन वॉर्स में गए लड़ने के लिए, मारे गए, कुछ हासिल नहीं हुआ, वापस लौट के आए, तो उसकी वजह से ट्रंप बना। लेकिन इसके लिए ट्रंप को पूरा डीप स्टेट को डिसमेंटल करना पड़ेगा। डीप स्टेट सब कुछ, सारी पावर डीप स्टेट के पास है अमेरिका में, उसको डिसमेंटल करना ट्रंप के बस का नहीं है। लग रहा है कि वो उतने ताकतवर राष्ट्रपति नहीं है और डीप स्टेट पूरा प्रिवेल कर रहा है। तो इसलिए वो नेतन्याहू का जो वॉर है और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और डीप स्टेट का जो नेक्सस है, उसकी वजह से वो नेतन्याहू के वॉर में साथ दे रहे हैं। लेकिन क्या वो इस वॉर में सक्सेसफुल होंगे? मैं ये कह सकती हूं कि वो ईरान को नहीं हरा पाएंगे। रेजिम चेंज अलग बात है, ठीक है, रेजिम चेंज हो सकता है। ये हो सकता है कि अयतुल्ला जो है, खमेनी जो है, वो नारे, वैसे भी वो बूढ़े हो चुके हैं, सक्सेशन वॉर तो वैसे ही चल, कैंसर के मरीज है, वैसे ही वहां पर सक्सेशन बैटल चल रहा है। खमेनी के जो बेटे, वो सवाल खमेनी का नहीं है, सवाल ये आइडियोलॉजिकल स्टेट हटाने का है। ये देखिए, अगर तो देखिए, ये भी मैं आपको कह रही हूं, आपके टीवी पे आप ये लिख के रखिए कि अगर उन्होंने इस थियोक्रेसी को जबरदस्ती करके उखाड़ा, तो ये इस थियोक्रेसी को ही ज्यादा मजबूत करेंगे। ठीक है, जो हर कंट्री में जिस चीज को के अपोजिट आप जाएंगे, वही फोर्स जो है उठ खड़ी। अयतुल्ला ने तो आज कह दिया सर, नो सरेंडर, सरेंडर का सवाल ही नहीं उठता, मतलब ईरान लड़ेगा। बिल्कुल। देखो सौरभ, ये 3-4 बातें हैं, कुछ एक अलग एंगल में बताता हूँ। देखो, ये सच्चाई है कि ये जो लड़ाई है, ये शुरू किसने की? ये इजराइल ने तो शुरू नहीं की। जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ, हमास ने किया था। और हमास, होती रेबल और हिजबुल्ला किसके तैयारी किए गए? ईरान के गए। वो क्या हैं? वो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। जबकि आप हमास जो है वो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, जिसको उसने गाजा पट्टी में किया। और इसके साथ साथ जो हिजबुल्ला हैं और होती रेबल, वो शिया मिलिटेंट है। ये एक बात मान के चलो कि भाई ये जो शिया ग्रुप हैं या सुन्नी ग्रुप हैं, ये जो आतंकवादी ग्रुप हैं, इसको ईरान ने पाला है, ईरान की पॉलिसी रही है ये। अब आती है कि ईरान के अंदर का देखते हम, क्या बनावट है, क्या ईरान वाकई न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा था? देखो, सच्चाई ये है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार की तरफ बनाने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर आज तक वो ईरान न्यूक्लियर हथियार इसलिए नहीं बना पाया, जब भी वो बहुत करीब होता था तो नॉन काइनेटिक अभी तक हमले, साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर करके इजराइल उसको 2 साल पीछे ले जाता था। अब उसने ये लेसन सीख लिया कि भाई ये क्या हो रहा है कि अगर मैं अंडरग्राउंड इतना बढ़ाऊं कि ऐसा कोई वेपन सिस्टम ना आए जो उसको डिस्ट्रॉय कर पाए, जैसे उसने फोर्दो में बना 80 किलोमीटर नीचे उसने टन बना, 80 मीटर करके बनाया। अब बात आती है, क्या ये हथियार बनाने के करीब था?
देखो सच्चाई ये है कि आप इसको मान के चलें, इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, पर एक चीज़ चलें कि जो 2015 के अंदर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुई थी, जिसको न्यूक्लियर डील बोलते हैं, जिसको P5+1, जो P5 है प्लस जर्मनी, उन्होंने ये कहा था कि भाई आप जो एक प्रकार से इसको वेपन ग्रेड नहीं बढ़ाएंगे, इसका मतलब 5 से 6% तक ही उसको आप इनरिच कर सकते हैं, जो कि सिविल के लिए है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। मगर अमेरिका ने ये ऑब्जर्व किया और ये सच्चाई है कि ईरान इसको वायलेट कर रहा था। तो 60% तक पहुंच गए थे। अच्छा, वही मैं आगे बता, 63%। हाँ देखो, अब सुन लो मेरी बात इसको। तो वो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप उससे बाहर निकल गया। उसने बोला भाई ये JCPOA में ये मूर्ख बना रहा है, हमने इसके इकोनॉमिक सैंक्शन डाले और ये इनरिच कर रहा है 60%, 60% से 90% करने के लिए 2 महीने चाहिए, और 90% होते ही आप उसके न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता है। ईरान के अंदर न्यूक्लियर बनाने की काबिलियत है, जब पाकिस्तान जैसा, नॉर्थ कोरिया जैसा देश बना सकते हैं, ईरान तो बहुत ही ज़्यादा है, उसका इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स डेवलप है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार है, तो ईरान अगर न्यूक्लियर हथियार बना देगा तो उससे क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आएगी? उसकी प्रॉब्लम ये है कि ईरान जो है इजराइल को इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मानता। वो कहता है कि इट डज नॉट हैव रीजन फॉर सर्वाइव। हाँ, तो इसका मतलब वो इसके ऊपर सर्वाइव करेगा तो उसके एग्जिस्टेंस पे थ्रेट है। अब बात आती है क्या, कितना बड़ा है इजराइल? इजराइल बाय कोई 100 बाय 50 किलोमीटर है। इजराइल के ऊपर पहला बम भी डाल दिया अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार, तो वो तो खत्म हो जाएगा। अच्छा चलिए, हमने मान ली इस बात को कि इजराइल का जो भी है लॉजिक कि वो क्यों इस लड़ाई में गया या क्यों हटाना चाहता है इनके न्यूक्लियर वेपन्स, मान लिया उस बात को। उसके लिए जरूरी क्या है, उसका परमानेंट सोल्यूशन इजराइल के लिए क्या है? आयतुल्लाह का जाना या इस पूरी रिजीम का जाना, या उसके ये रहें और बस न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाए? देखो, अभी तो पहले तो उनका यही था कि इसके न्यूक्लियर हथियार खत्म हो जाए, और जब से अमेरिका इन्वॉल्व हो गया है, उनका है एम प्लस कि भाई कहीं ना कहीं आयतुल्लाह अल खमानी जो है वो जाए और सरेंडर करें, मतलब ईरान, और वो करना मुश्किल है, वो मैं भी मानता हूँ। मैं कुछ एक छोटा सा तुलना करूँ, आप मेरे को 2 मिनट दें कि इनकी ईरान एक बड़ा देश है जिसकी 9 करोड़ पॉपुलेशन है, इजराइल की 90 लाख है, बहुत छोटा देश है। ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी काफ़ी है, मगर उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी इन्फेंट्री, आर्मर और आरटी है, इनके बीच में 2300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर एयर पावर का इस्तेमाल होगा। एयर पावर के अंदर जो इजराइल की एयर पावर वो काफ़ी सुपीरियर है ईरान से, और इसीलिए तो चाहे F-22 है, F-35 है, मगर मैं इसमें कुछ और बताना चाहूँ। मगर ईरान के पास क्या है? ईरान के पास मिसाइलें हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं और इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल भी हैं, ड्रोन्स है। आप देखें फतेह मिसाइल हाइपरसोनिक भारत आज तक नहीं बना पाया, हाइपरसोनिक हम चल रहे हैं, इन्हें बना ली। इसके बाद इसके ड्रोन हैं, जो शाही ड्रोन जिसको इस्तेमाल कर रहा था रूस यूक्रेन में, उससे ये लड़ रहा है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ईरान ने हाथ खड़े कर दिए या ईरान जल्दी हार मान लेगा। अब वो सर आने वाले वक्त में पता चलेगा ये कितनी लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। अब वो भी स्पेशली अगर अमेरिका ज्वाइन कर लेता है तो एक छोटा सा नफरत बढ़ जाएगी। इसी संदर्भ में देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ ईरान क्यों बनाना चाहता था न्यूक्लियर पावर। पूरी दुनिया में मुसलमानों में सिर्फ एक तो तय कर रहे सर, बनाना चाहता था कि आरती जी नहीं मान रही है। मैं तो यूएस की ऑफिशियल पोजीशन बता रही हूँ जो तुलसी गबार। और ये बहस भी होनी चाहिए, क्यों नहीं हो भाई? देखिए, हम तो भारत कोई ईरान का दुश्मन तो है नहीं, हम इजराइल हमारा मित्र हो सकता है, हमारे दोनों मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। हम तो हाँ, सो वी शुड बी ऑब्जेक्टिव इन आवर कमेंट्स। इजराइल बना सकता है न्यूक्लियर वेपन, तो ये क्यों नहीं बना सकता अगर बनाना ही चाहता है? उसका जवाब अभी जनरल साहब ने दिया। आपको ये इजराइल इसको अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है, वो अलग बात है, वो अलग बात। लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, हम भी तो पाकिस्तान भी तो हमें अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है, उनके पास भी तो न्यूक्लियर है। ये तो नहीं है कि हमने जाके तो फिर क्या, पाकिस्तान में बमबार्डमेंट की। फिर तेल सर घूम फिर घूम फिर के फिर तेल ही वजह बनेगा।
बिल्कुल ऑयल ऑयल। yes, देखिए of course. 153 बिलियन बैरल की प्रोवन रिजर्व है ईरान के पास। ये बिल्कुल तो है यस, यही मैं आपको बोल रही थी वो कि तो अमेरिका का इंटरेस्ट कितना है। तेल पिएगा अमेरिका? इराक का भी तेल चाहिए उसको। नहीं, मुफ्त का तेल चाहिए। अमेरिका के पास देखिए 88 बिलियन बैरल का रिजर्व है जो उन्होंने ले लिया, प्लस जो शेल ऑयल बन रहा है वो। तो इसलिए अमेरिका को वो चाहिए, अपना तेल तो शायद इस्तेमाल ही नहीं करता ना। हाँ, रिजर्व रखा हुआ है। इसलिए अमेरिका को जब चाहिए, खत्म हो जाएगा सबका फिर भी यूज और करेगा। अमेरिका फिर तब वही कर ईरान रहा का है। मिल जाएगा। अमेरिका वही कर रहा। और देखिए इसमें क्या है, इसमें रूस का एंगल देखिए, मुझे जो लगता है इसमें क्विड प्रो को है, गिव एंड टेक। ट्रंप ने ये कह दिया कि पुतिन को G7 से निकालना बहुत बड़ी गलती थी। ये कल बोल रहा हूँ। ट्रंप ने कह दिया पुतिन मेरे दोस्त हैं। पुतिन से ट्रंप से भी बात हुई और हो रही है। जा। ट्रंप का Merit. मेरे ख्याल से अमेरिकन ये वो होगा कि रूस से कहें कि भाई आप यूक्रेन में जो करना हो करो, हमारे बिजनेस इंटरेस्ट जो है उनको न छुओ, यूक्रेन का 1/4 ले लो, बदले में ईरान में सॉफ्ट हो जाओ हमारे लिए। अच्छा सर, नेटो यूक्रेन तक आ गया तो चढ़ाई कर दी पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर, ये यहाँ पहुंच जाएंगे सेंट्रल एशिया तक ईरान में, उससे प्रॉब्लम नहीं है पुतिन को? आपने ठीक कहा, अभी की जो खबरें चल रही हैं कि पुतिन नहीं इसमें इंटरवीन करने वाले, रशिया नहीं आने वाला ईरान की कोई भी मदद कर को। रहा है। अगर आप देखिए सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज जो इस्लाम के नाम पे पैलेस्टीनियंस को लगातार बोल रहे हैं कि हाँ गाजा को इतना सपोर्ट किया, हमास को सपोर्ट किसी किया, ने एक पैलेस्टीनियन को अपने यहाँ जगह नहीं दी। बिल्कुल किसी ने पैलेस्टीनियंस को नहीं लिया, कोई सपोर्ट नहीं जा रहा है किसी भी दूसरी मुस्लिम मजेदार कंट्री बात, से। इजराइल ने जब इन पे हमला किया ईरान पे तो सारे मुस्लिम देशों ने कहा कि गलत किया, नहीं करना चाहिए था। अंदर खबरें ये हैं कि अंदर से सब चाह रहे हैं कि एक बार अमेरिका आके निपटा दे, खत्म करे किस्सा। उसकी एक और वजह है सौरभ कि कोई नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आए। उनको डर इजराइल को नहीं है, ये जो सुन्नी वर्ल्ड के दूसरे देश हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, उनको भी बहुत डर है। और दूसरी बात ये है कि ये सच्चाई सुन्नी और शिया के बीच में डिवाइड है। और एक बड़ी अचंभे की बात है, सब ने सोचा था कि जब ये लड़ाई हो जाएगी, अगर ईरान की और अमेरिका की या ईरान इजराइल की, तो कोई ना कोई तो उसके साथ आएगा। रूस और चीन खुल के आएंगे, कोई खुल के नहीं आया। जैसे एम्बेसडर साहब बता रहे थे, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की 50 मिनट बात हुई थी, उसके बाद ऐसा लगता है रूस ने तो पलड़ा झाड़ लिया और चीन भी कोई खास आया नहीं है, कुछ हथियार और कुछ अम्यूनिशन भेजा है। इसके अलावा मुझे लगता है ईरान, अब जीसीसी में कोई नहीं आया, ओआईसी का कोई नहीं आया। यही नहीं, जो हमले हो रहे हैं इजराइल से ईरान पे वो सटीक हैं। जब ईरान करता है इजराइल पे तो जॉर्डन में और इराक में उनको एयर डिफेंस सिस्टम उनका इस्तेमाल हो रहा है, उन देशों का और अमेरिका का। तो सच्चाई है ईरान अकेला रहेगा, इसमें कोई नहीं। हाँ, ये बात मैं मानता हूं, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ईरान का इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा डेवलप है। वो एक ऐसा देश है, वो वेपन एक्सपोर्ट करता है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ईरान है वो इतनी जल्दी हथियार डालने वाला नहीं है। ईरान लड़ेगा क्योंकि ईरान के पास मिसाइल और रॉकेट का अभी भी काफ़ी भंडार है। क्या अमेरिका के आने के बाद ये लड़ाई जल्दी खत्म हो सकती है? हाँ, हो सकती है, मगर अमेरिका को नहीं, एक अमेरिका को ये समझना चाहिए जो इसकी मिडिल ईस्ट के अंदर बेसिस हैं वो इतनी इम्प्रेग्नेबल नहीं है। वो इन्होंने बोल दिया है कि हम उनको बर्बाद कर। इन्होंने, ईरान ने एग्जैक्टली यही कहा जो आप कह रहे हैं कि अगर अमेरिका आता है तो इजराइल से ज्यादा आसान हमारे लिए टारगेट करना अमेरिकन बेसिस पर। एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। हमने कल आपको बताया था 8 बड़े बेस हैं अमेरिका के उस पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर, और जाहिर है कि वो इतने हेवीली प्रोटेक्टेड नहीं होंगे जैसा कि इजराइल अभी है। मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम है। इनफैक्ट ईरानियंस कह रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, जो भी मुस्लिम कंट्रीज, अरब कंट्रीज में बेसिस है अमेरिका की, वहां उनको बोल रहे हैं कि आप विकेट कीजिए। अच्छा, एक सवाल का जवाब आप दीजिए। दिस इज मतलब एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल है, वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस विदाउट अ थियोलॉजिकल स्टेट और इट विल रिजल्ट इन much more mess? I think world will be a better place without a lunatic like Trump. अच्छा, ओके। क्योंकि वो आयतुल्लाह के जाने से ज्यादा ट्रंप का जाना जरूरी है। आयतुल्लाह is much better than Trump, I would say. जनरल साहब,
मैं ऐसा नहीं समझता। देखो ये दो बातें हैं, एक समझना पड़ेगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप अब इजराइल आपका दोस्त है ये सोच के नहीं आप बोलो, आप मतलब जनरली दुनिया के लिहाज से। मैं तो ये कहता हूँ दुनिया के हमारा लिहाज नहीं, से- मैं एक बात बताऊँ, इजराइल भी हमारा दोस्त है, ईरान भी हमारा दोस्त है। मैं तो कहता हूँ आज की तारीख में ईरान की हमें इतनी जरूरत है चाबार पोर्ट के लिए, क्योंकि हमारा जो चाबार पोर्ट है उसमें हमने बिलियन ऑफ डॉलर खर्च किए हैं। और नहीं, मैं कुछ एक बताऊँ, सेंट्रल एशियन स्टेट से नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ेगा, 5% वर्ल्ड का ट्रेड होगा। तो ये भी सर ना ईरान कहीं जा रहा ना इजराइल कहीं जा रहा। हाँ। जाएगी तो इनकी सत्ता। सत्ता। मैं वही पूछ रहा हूँ, तो इनका जाना नहीं, वो दुनिया के लिए कैसा रहेगा? मेरे को लगता है कि वाकई आयतुल्लाह अल खमैनी का टाइम आ गया है और ईरान में कहीं ना कहीं चेंज होगा, पर ईरान इतनी जल्दी हाथ नहीं गया। और जो डोनाल्ड अब ट्रंप एक की बात मुस्लिम, कर अब रहे थे, एक महिला की आवाज हुई। ईरान में सबसे ज्यादा महिलाएं दबी हुई है ना। सौरभ, मेरे ख्याल से आयतुल्लाह और नेतन्याहू दोनों का जाना अच्छा होगा इस दुनिया के लिए। नहीं, मैं अलग बहुत region बहुत के लिए। सीरियसली बोल रही हूँ इसको। आप ये मजाक मत आप बोलिए। समझिए। अच्छा, ठीक। ये बहुत जरूरी है दुनिया में शांति होनी। और ये दो कंट्रीज इस वक्त जो लीडरशिप है, नेतन्याहू का भी जो एग्रेशन हमने देखा और जो आयतुल्लाह की भी जो रिजिडिटी है, वो बात करना नहीं चाहते। आप देखिए कि एक तरफ से नेगोशिएशंस हो रही थी ईरान की अमेरिका के साथ, और इस बीच में नेतन्याहू जो है स्ट्राइक करते हैं। तो एग्रेशन विदाउट टैसिट सपोर्ट ऑफ यूएसए। एग्जैक्टली, टैसिट सपोर्ट है यूएसए का, लेकिन मिडिल ईस्ट में सबको कोएग्जिस्ट करके रहना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि आप आंखें बंद करके विश करेंगे कि इजराइल गायब होगा, वो नहीं हो सकता है। इजराइल क्या राइट ऑफ एग्जिस्टेंस है, पैलेस्टाइन का भी right of existence। पैलेस्टीनियंस का भी राइट। नहीं, बट अगर दोनों कोई का- आपके राइट टू एग्जिस्ट को मानता ही नहीं है, नहीं तो वो आप भी ये नहीं मानते कि पैलेस्टीनियंस को भी तो Jews बड़ा, को और इनको रहने का अधिकार है। पैलेस्टीनियंस को भी तो सेकंड क्लास सिटीजन्स आप मत मानिए ना फिर। ये तो सही नहीं है कि आप कहेंगे आपका अधिकार है और उनका सेकंड क्लास वो सिटीजन्स रहेंगे, वो नहीं है। दोनों का अधिकार है और दोनों को टेबल पे आके बात करनी पड़ेगी। लेकिन जो लीडरशिप इस टाइम पे इजराइल में है और ईरान में है, इनमें क्षमता आपके नहीं है हिसाब से कि ये- भारत उस पोजीशन में नहीं है कि वी कैन विश फॉर समवन एंड विश समबडी वुड गो। नहीं, हम नहीं है। इंडिया की ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कि हम इतने ताकतवर नहीं है। नहीं, हम ये उम्मीद करें, ये चाहें। नहीं, यह डिल्यूजनल होगा कि हम बहुत ताकतवर है कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं। हमारा रोल I'm नहीं। not saying कि हम कुछ करें, मैं कह रहा हूं कि हम कुछ चाहें, मतलब हमारी इच्छा क्या हो कि भाई आप हमारी नहीं। इच्छा होगी शांति होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए। वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, वो सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है जैसे इन्होंने कहा कि हमारे लिए चाबहार पोर्ट, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, ये अदानी पोर्ट नहीं है, ये चाबहार पोर्ट गवर्नमेंट ने, इस देश के वासियों ने उसमें इन्वेस्ट किया है। तो वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। मुझे लगता है इसलिए शांति की बहुत देखिए, क्योंकि आयतुल्लाह के जाते ही हमारे सारे ईरान में जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स है वो डेड हो जाएंगी। मेरे ख्याल से नहीं होगी। नहीं, किसके जाते देखिए, हैं? अफगानिस्तान आयतुल्लाह के जाने के नहीं, बाद। अफगानिस्तान में तालिबान आया तो लोग यही सोच रहे थे कि अफगानिस्तान में हमने जो 2016 से पहले इन्वेस्टमेंट किया, 2018 से पहले, वो सारी चौपट हो जाएगी। लेकिन वो चौपट नहीं हुई, उसकी वजह अलग है। क्योंकि हम ये समझाने में सफल हो गए कि ये किसी एक पार्टी या दूसरे पार्टी के लिए नहीं, ये देश के लिए है। और यही चीज़ ईरान के लिए भी सही होती है। मैं इसमें एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आगे आने वाले समय में धीरे धीरे तेल की इम्पोर्टेंस कम होगी। जल्दी नहीं, हाँ? अगले 15-20 साल नहीं, जब तक अमेरिका का अपना ऑयल रिजर्व है, हाँ। वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को नहीं आने नहीं, देगा। तो ये नहीं, प्रॉब्लम है। आप समझने की कोशिश सुनिए, करो। सिर्फ अमेरिका के ऑयल रिजर्व की बात नहीं है। हाँ। कई जगह जो नई ऑयल डिस्कवरीज हुई हैं, ब्राजील के ईस्टर्न कोर्स पे, अभी आज मैं देख रहा था कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा हमारे यहाँ चल अंडमान रही है के खोज। कोर्स पे 20 लाख करोड़ लीटर, यानी कि 137 बिलियन बैरल, ईरान के प्रूवन रिजर्व से थोड़ा ही कम। चलो, जब हो जाएगा, हो जाए, लेकिन उसको अभी- एक बार हो जाए तो इसके बारे में हो बात जाए। दूर है हम उससे। क्यों कह रहा हूँ बात सुनो, एक साइड सर ने जैसे कहा ना कि इतने लाख डॉलर्स का अपने हम ये estimated है। अगर मुझे उस- पाकिस्तानी की बात नहीं भूलती। उनका सेनेटर हुआ करता था जब ये शुरू हुआ बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट चाइना का, ये और पाकिस्तान से जो जा रहा है, हाँ, सीपैक जो गुजर रहा है, तो मुझे उसको हमेशा याद आ जाता है। वो टीवी पे बैठ के अपने यहाँ कह रहा था कि हमारे यहाँ शुरू हो जाने दीजिए ये प्रोजेक्ट,
नालियों में डॉलर बहेंगे हमारे यहाँ। इतनी हम इतने अमीर हो जाएंगे। बिल्कुल, अब उल्टा हो गया। वहाँ देख क्या एक हालत बात है। हो रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में $62 बिलियन चाइना ने किया है। और सर 1 मिनट रह गया मेरे पास, ये पाकिस्तान की बात कर लेना। ये पाकिस्तान कितना बड़ा डबल गेम खेला हुआ, लंच खा रहा है मुनीर जाके व्हाइट हाउस में, और बाहर निकल के कहता है नहीं हमला गलत है। हाँ बिल्कुल, वो कर रहा है। और कल को अमेरिका वो गया ना, बिल्कुल साथ दे जो रहा है। एम्बेसडर साहब बोल रहे थे अमेरिका पाकिस्तान का यूज करेगा ईरान पे हमला करने के लिए, लॉजिस्टिक बिल्डअप करने के लिए, आप देखना तख्ता बदल देगा। लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस फिर बढ़ गई ना। पाकिस्तान frontline state आर्मी है। हमेशा से यूएस की Frontline मर्सनरी आर्मी रहा है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। वो आसिम मुनीर हो या जनरल मुशर्रफ हो या कयानी हो, सब ने, पाकिस्तान आर्मी ने, जियाउल हक ने भी, उन्होंने यूएस के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से पूरी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई। वो कश्मीर में उन्होंने जो किया, अफगानिस्तान में जो किया, और पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, और ईरान को भी जो धोखा दे रहे हैं, वो सब अमेरिका अंकल सैम के इशारों पे चलते हैं। इसीलिए उनको मैं कह रहा डॉलर हूं ना, चाहिए, उनको unknown डॉलर devil चाहिए। is और better than the unknown one. या एक समझना, देखो सच्चाई, अमेरिका के 2 इंटरेस्ट हैं। एक तो मिडल ईस्ट में ऑयल का, और दूसरा उसको ये बेसिकली जो आपका सेंट्रल एशिया है उसके अंदर वो चाहते हैं कि किसी तरीके से आतंकवाद को कंट्रोल में करें। इसके लिए पाकिस्तान भी इंपॉर्टेंट है और मिडल ईस्ट के अंदर ये ऑयल की भी। सर आतंकवाद तो नहीं, आतंकवाद तो क्रिएट भी छोड़ करते हैं वो। दीजिए, आतंकवाद क्रिएट Anyway, सर आज टाइम इतना ही था। हम लोग किसी दिन और हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे आगे। लेकिन अभी घिरे हुआ है एक, जैसे अभी अयोध्या की सिचुएशन ये घिरे हुए हैं चारों तरफ मुसीबत से, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। इधर से पाकिस्तान से भी अमेरिका घुसने की कोशिश कर रहा है, और इजराइल उधर से मार रहा है, इधर से मार रहा है। अब अगर इस सब के बीच में ये आदमी बच गया किसी तरीके से, तो बहुत बड़ा हीरो बनेगा। वरना हमने आपको प्रोग्राम की शुरुआत में दिखाया था, अंजाम सद्दाम हुसैन और उनके बेटों का वैसा भी हो सकता है इनके और इनके परिवार का। आने वाले दिन बताएंगे। बहुत शुक्रिया साहब, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत शुक्रिया। आरती जी आपका, जल साहब बहुत शुक्रिया आपका।